एएमसी के एमडी नीलेश शाह से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। और आइए भारत की इकोनॉमी और साथ ही करंट सिचुएशन पर उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। इस प्रकार का मार्केट जब नीलेश भाई कोई भी देखता है, आप मैं कोई भी निवेशक, तो एक घबराहट होती है, एक टेंशन सा होता है और एक रिग्रेट होता है कि काश हमने हमारे शेयर्स पहले बेचे होते। कोविड के अंदर कई लोगों ने मेहनत से जितनी भी वेल्थ कमाई थी उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान लग रहा है, तो एक अच्छी फीलिंग नहीं है। कैसे डील करें इससे? निकुंज भाई, घबराहट होना काफी स्वाभाविक है। एंड इस वक्त जिस तरह के माहौल है, यह कहना मुश्किल है मार्केट की बॉटम कहाँ पे है। बट एक अनुभव से हम सीख ले सकते हैं। 2008 में भी हमने ऐसा माहौल देखा था, 2013 में भी देखा था और 2020 में भी देखा था। उन सारे माहौल में स्टॉक प्राइस अपनी फेयर वैल्यू के काफी नीचे चले गए थे और फिर रिकवरी भी हुई थी। आज की तारीख में हमें ये नहीं मालूम कि मार्केट की बॉटम कहाँ पे है। होपफुली रशिया यूक्रेन, ऑयल, इन्फ्लेशन और यूएस फेड रेट, ये फैक्टर्स जो मार्केट को आज परेशान कर रहे हैं, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे और इकोनॉमिक रिकवरी आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ पे अब निवेश करने के मौके जरूर मिलेंगे, बट उसमें शॉर्ट टर्म पेन रहेगा। आज जो खरीदा कल शायद उससे नीचे के दाम पे मिल सकता है, लेकिन वह शॉर्ट टर्म पेन जो ले पाएगा उसी को लॉन्ग टर्म गेन का बेनिफिट मिलेगा। तो नीलेश भाई, हम कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं, इस समय सारी रेखाओं को जोड़ने की चेष्टा करते हैं। इन्फ्लेशन आ चुकी है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है। जब ये तीन फैक्टर आते हैं तो अर्निंग्स नीचे जाती हैं, शेयर बाज़ार नीचे जाता है, रिसेशन आता है और अर्निंग मार्क्स डाउन होते हैं। तो जब माहौल आपका ख़राब है, और अभी जो माहौल ख़राब हुआ ही है 3-4 हफ्तों से, तो क्या ये लंबी मंदी के संकेत नहीं है? निकुंज भाई, जैसे मैंने कहा कि लंबी मंदी के लिए कुछ ऐसी घटनाओं का होना जरूरी है जो आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन में न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करे और उसके तहत तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाए, उस सिनेरियो में लंबी मंदी आ सकती है। या हो सकता है कि ऑयल के दाम $200 चले जाए एंड कमोडिटी प्राइसेस और ऊपर चली जाए, उस सिनेरियो में मंदी लंबी चल सकती है। बट आज की तारीख में हमें ये सोचना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं क्या घट सकती हैं। इन्फ्लेशन ऊपर है, कोई डाउट नहीं है उसके बारे में, बट ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स आज की तारीख में इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए ब्याज की दरें बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल गुड्स डिमांड, सर्विसेज डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सेंट्रल बैंक अनसक्सेसफुल रहेगी और महंगाई का दर ऊपर रहेगा? और हो सकता है कि सेंट्रल बैंकर्स की मेहनत काम लाएगी और महंगाई का दर कम हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं भविष्य में घटने वाली हैं जिसकी इम्पैक्ट मार्केट पे गिरेगी, मार्केट को वो वॉलेटाइल डेफिनेटली बनाएगी। एक चीज है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो कई बार मार्केट में करेक्शन बहुत पहले होता है और बुरी खबर, बुरे न्यूज, बुरे डेटा बाद में आते हैं। तो इस वक्त के माहौल में मार्केट ने बहुत सारी नेगेटिव चीजें फैक्टर कर ली है। तो टर्निंग पॉइंट क्या आएगा? देखिए साहब, टर्निंग पॉइंट नीलेश भाई दो चीज़ों से आता है। जैसे मैं हमारे दर्शकों को बताऊं, कोविड के पीक पेसिमिज्म में मार्केट बॉटम आउट हुआ था। जब वैक्सीन डिस्कवर भी नहीं हुई थी, अप्रैल मई में जाके मार्केट बॉटम आउट हुआ था, बिकॉज वैल्यूएशन सस्ते हो गए थे। दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है कि जब हमारे आसपास जो इवेंट्स होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस आते हैं, वह बदलते हैं।
तो आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या होगा? बिकॉज मैं जिस भी ब्रोकरेज रिपोर्ट को उठा करके देख रहा हूँ, सब बोल रहे हैं जी भारतीय शेयर बाज़ार अच्छे हैं मगर सस्ते नहीं हैं। तो वैल्यूएशंस की नज़रिए से तो अभी करेक्शन काफ़ी हो सकता है। और निकुंज भाई, अगर आप देखें हिस्टोरिकल एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोटा मोटा आज के करेक्शन के साथ मार्केट अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच चुका है। इनफैक्ट शायद थोड़ा नीचे आ गया है। तो हमारी हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन जो है उसके पास तो हम पहुंच गए हैं। हमारा परेशानी ये है कि दूसरे देशों की मार्केट हमसे बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है। चाइना में टेक्नोलॉजी और कोविड-19 की वजह से वैल्यूएशंस नीचे आ गए हैं। रशिया का वैल्यूएशन तो पानी पानी हो चुका है यूक्रेन की वजह से। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, टर्की जैसे कंट्री के वैल्यूएशंस भी बहुत नीचे आ गए हैं। तो एक है कि उनके वैल्यूएशन उठे और हमारा उनका गैप नैरो हो तो हमारे वैल्यूएशन ऊपर आ सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा करे बाकी देशों के सामने, तो उस वजह से एफपीआईज जो आज बेच रहे हैं वो सोचेंगे कि भैया भले इंडियन मार्केट महंगा हो बट ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमें इन्हें रखना चाहिए। आज फिल्मों में आप अमिताभ बच्चन को लेना चाहते हैं तो उसके दाम भी चुकाने के लिए तैयार है। सिमिलरली हमें अपने आप को अमिताभ बच्चन जैसा बनाना पड़ेगा। सो आइदर दुनिया के देश ऊपर आ जाए वैल्यूएशन में, या हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस करें कि लोग खुशी से हमें वो वैल्यूएशन दे। ये दोनों के बीच में वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बॉटम बन सकती है। तो नीलेश भाई, अमिताभ बच्चन अब यंग रोल्स नहीं करते हैं, तो अगर हम यंग चीज़ों की बातें करें कि जो नए सेक्टर्स हैं, नए थीम्स हैं, जैसे कंज्यूमर टेक हो गया, फार्मा हो गया, केमिकल्स हो गया, जो कि इस बुल मार्केट के चहेते सेक्टर्स हैं, क्या आपको दोबारा अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस करेक्शन के बाद? निकुंज भाई, अगर इस प्रश्न को मैं अलग तरीके से जवाब देने की कोशिश करूं तो मार्केट में कुछ स्टॉक्स है जो बहुत सस्ते हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ स्टॉक है जो बहुत महंगे हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी बहुत सारा मार्केट एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है। हमें लगता है कि ये जो महंगे वाले स्टॉक है, जहां पे वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से, अपने ग्लोबल पीयर ग्रुप से या अपने कंपेरेबल इंडियन कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, हमें लगता है वहां पे निवेश करके शायद इस वक्त पैसा बनाना मुश्किल रहेगा। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। नाउ प्रोबेबली ये जो सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी है, उनके पीछे एक रीजन है क्यों ये इतने सस्ते दाम पे ट्रेड हो रही है। तो शायद वहां पे भी निवेश करना उचित नहीं होगा। एक आध उसमें एक्सेप्शन निकलेगा, बट अदरवाइज ये सस्ते किसी कारण की वजह से है। इफेक्टिवली आपको बीच में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स मिल जाता है जो आज अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है, अपने ग्लोबल पीयर्स के आसपास है। हमें लगता है कि इस यूनिवर्स में निवेश करके आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है। अब इसमें आप अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज को चुनिए, ऐसी कंपनीज को चुनिए जो इन्फ्लेशन के मार को अपने कंज्यूमर को पास कर सकती हो ताकि उनका मार्जिन बना रहे। ऐसी कंपनीज में निवेश करिए जहां पे आपके हिसाब से ग्रोथ मार्केट की धारणा से ज्यादा आने वाला हो। यह टाइप की कंपनीज में चाहे किसी भी क्षेत्र में आप निवेश करें तो ये वॉलेटिलिटी में भी वो पोर्टफोलियो ऐसा बनेगा जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएगा। तो नीलेश भाई, एक और साधारण सा सवाल, मैं एक प्रकार का पैनिक देख रहा हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ। जी, हम 1 साल पहले हमने सिप में खाता खोला था, हमने इतनी वॉलेटिलिटी, इतना उतार चढ़ाव लिया और हमें फिर भी रिटर्न कुछ नहीं मिला। क्या राय देंगे आप? ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 1 साल के एसआईपी रिटर्न्स को अगर आप आज कैलकुलेट करें तो शायद रिटर्न नेगेटिव के आसपास होगा।
बट निकुंज भाई यही चीज हमने मार्च 2020 में भी देखी थी। मार्च 2020 में एक नहीं 3 साल के लिए मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 5 साल के लिए उनके एक रिटर्न्स सेविंग्स बैंक अकाउंट के आसपास थे और 10 साल का रिटर्न आधा होके फिक्स डिपॉजिट के आसपास रह गया था। उस समय 3 प्रकार के निवेशक थे। एक जो डर गए, उन्होंने अपने नोशनल लॉस को रियल लॉस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे जो डरे नहीं, अपनी एसआईपी चालू रखी। आज इस मार्केट में भी उस एसआईपी के ऊपर उनके रिटर्न डबल डिजिट में है, चाहे 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल। और कुछ ऐसे समझदार निवेशक थे जिन्होंने अपनी एसआईपी टॉपअप की। जब एसआईपी के रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं, कम होते हैं, तब शायद एसआईपी टॉपअप करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। ऐसा नहीं था कि मार्च 20 में एसआईपी टॉपअप करके आपको अप्रैल, मई, जून 20 से ही पैसा बनने लगा। समय देना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्हीं एसआईपी के ऊपर डबल डिजिट रिटर्न लोगों ने देखा। जिन्होंने पिछले 1 साल में एसआईपी चालू की है, उनसे मेरी एक ही गुजारिश होगी, अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन छोड़िए मत, एसआईपी चालू रखिए। इस वक्त कठिन काल है, इस काल में निवेश करने की अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां बनती रहेगी और आप एसआईपी चालू रख के या एसआईपी टॉपअप करके यहां से और अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो आखिरी 2 सवाल। इस समय अगर हम एंट्री पॉइंट 11 मई जो आज का एंट्री पॉइंट है, जहां आप कह रहे हैं कि हम एवरेज वैल्यूएशंस के आसपास आ चुके हैं, तो अगले 3 साल में क्या रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी मार्केट में डबल डिजिट हो सकता है आज अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो? निकुंज भाई, गुजराती में एक कहावत है, न जानियो जानकी नाथ है, काले सूं थवानुं छे। जब भगवान नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कोई विश्वास नहीं दे सकता कि आने वाले 3 सालों में क्या रिटर्न होगा। मैं सिर्फ ये विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपने अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन किया, आपने अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन किया, तो आज की भारतीय इकोनॉमी में और आज के स्टॉक मार्केट में आने वाले 3 से 5 साल में रिटर्न अच्छा बनेगा। बहुत सारी इवेंट होगी जो आपकी असेट एलोकेशन डिसिप्लिन को हिलाने की कोशिश करेगी। निकुंज भाई, अगर हमने ये बात मार्च के मिडिल वीक में की होती तो 10,000 निफ्टी पे भी मैं तो यही कहता कि निवेश करिए, और उसके बाद निफ्टी 25% और गिर के 7,500 हो गई होती। उस समय डेफिनेटली मैं गलत साबित होता, बट आज की तारीख में जब आप समय बढ़ा देते हैं तो लगता है कि उस समय जो बोला था निवेश करने का वो सही था। तो 3 सालों में तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। जो इस उतार चढ़ाव में अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करेगा, उनके लिए डेफिनेटली पैसा बनेगा। एक ग्राफिक मैं हमारे दर्शकों को दिखाऊंगा और हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है। नीलेश भाई तो इस ग्राफिक से भली भांति वाकिफ़ हैं, मगर इसमें हमने 2003 से 2007 का जो फेमस बुल मार्केट था उसको एनालाइज करा है और 2014 से 2020 का मार्केट हमने एनालाइज करा है। और हर बुल मार्केट के अंदर 4 से 5 बार मार्केट 20 से 25% करेक्ट होता है। कई बार होता है, बार होता है, मगर आप अगर उन्हीं समय अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेंगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड रहेंगे। और नीलेश भाई, अगर मैं यह आज समराइज करूं कि जी इस शेयर बाज़ार में इस समय सिप का समय आ चुका है मगर टिप का समय अभी ख़त्म हो चुका है, तो क्या मेरी समरी करेक्ट है? निकुंज भाई, आपने गीता का सार एक ही अध्याय में कह दिया। सिप का समय हमेशा सही समय है और टिप आप हमेशा अवॉइड करें, वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है।